गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। आदिराज क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी मॉक टेस्ट चला रखे हैं हमने, ठीक है, ऑफलाइन। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है मॉक को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। ये मॉक क्या रहेगा आपका, आपके एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आपके रहेंगे, ठीक है, सबके लिए बेस्ट मॉक होगा मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। अपना बेस्ट हम इसके अंदर देंगे। आपका काम क्या है, आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे आप, ठीक है, और पढ़ोगे भाई, ठीक है, मेहनत करोगे। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप जो पढ़ाएंगे वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आपके एग्जाम्स में, ठीक है। सबसे पहले देख लो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 99 से पूरी तरह विभाज्य है, ठीक है। आपको पता होगा कि भाई 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है, जो चीज़ 11 और 9 को चेक कर लेंगे क्या हम, 11 और 9 की डिविजिबिलिटी जो पास कर देगा वही क्या होगा, 99 से पूरा होगा। सबसे पहले मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर दूं, मैं देखूँ 5 और 7 12 और 7 19, यानी एक आ गया, एक एक 2 और 7 9, ये क्या है, 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब मैं इसे चेक करूंगा, 7 और 5 12 और 6 18 7, ये भी है 9 से, तो ठीक है। 10 और 1 19, 20 21 और 6 27, ये भी है भाई 9 से, तो ठीक है। अब इसे कर लो, 5 और 6 11, ठीक है। 11 और ये देख लो, 8 9 10, 10 और 11 कितने हो गए हमारे, 21 हो गए, ठीक है। ये नहीं है, ये तो ऑप्शन जाएगा कट। अब तीन ऑप्शन मेरे क्या हो गए, 9 से डिविजिबल मिल गया, मुझे चेक करना है कि 11 से भी डिविजिबल है क्या। मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। देखो मैं सबसे पहले इस नंबर पे चेक करूंगा, 17। क्या करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी आप पेयर बनाओगे और उनका डिफरेंस करोगे, ये -6 आ गया, ये आ गया 0, और यहाँ पे जहाँ पे पेयर नहीं बनने का आप 0 मान लोगे साथ में, ठीक है। आप चेक करोगे तो ये -5, जी हाँ। 5 और 6 कितना हो गया, -11 आ गया क्या। डिविजिबिलिटी क्या बोल रही है 11 की, ये बोलती है कि आप क्या करो, पेयर बना के डिफरेंस लो, ठीक है। उसमें क्या होगा, या तो आपका डिफरेंस 0 आ जावे, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल नेगेटिव या पॉजिटिव में जैसे भी आ जाएगा। अगर ऐसी चीज मिलती है तो नंबर पूरा पूरा 11 से डिविजिबल होगा, तो ये चीज यहाँ पे पास होगी। तो मेरा यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में, दूसरों को चेक भी नहीं करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाज्य है। ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप देख लो। 88 से चेक करना आपको। 88 से चेक कैसे करोगे आप, 11 और 8 चेक कर लो, ठीक है। मैं 8 को चेक कर लेता हूँ सबसे पहले, मैं लास्ट की 3 डिजिट देख लूंगा, ठीक है। ये देख लूंगा मैं लास्ट वाली 3, ठीक है। जो हो जाएगी फिर मैं उसे ही सिलेक्ट करता रहूंगा, जो नहीं होगी उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। मैं चेक कर रहा यहाँ पे। सबसे पहले मैंने इसलिए मैं 8 से चेक करूंगा, 8 ही कम 8 18 हो गया, 8 दूनी 16, 16 हो गया, 28 ये नहीं होने का, ठीक है। अब मैं इसे चेक करूंगा, 8 ही कम 8 ये 14 हो गया, 8 में 64, ये पास हो जाएगा 8 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। ये तो हो ही जाएगा, 8 8 8, ठीक है, ये भी पास है। और ये देख लो आप, ठीक है। 8 से चेक करा, 8 नंबर 72, ठीक है, 8 6 48, ये भी पास हो गया। तो तीन ऑप्शन मेरे पास हो गए, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। और मैं चेक करूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो मैं सबसे बड़ी से ट्राई करूंगा करना, ठीक है। ज्यादा चांस है कि मैं बड़े से मिलेगा मुझे। ये -2 आ गया, और ये देखोगे आप, ये भी -2 हो गया, तो -4 मिल गया। तो ये मेरा आंसर नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसे चेक कर दूंगा एक बार। बाकी मुझे दिख रहा है भाई, ये देखो यहाँ पे डिफरेंस 0, यहाँ पे डिफरेंस 0, वैसे तो ये भी हो गया, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ इससे बड़ा कोई तो नहीं है। इससे बड़े वाला चेक कर दूं एक बार, मैं देख रहा मैं, यहाँ पे मेरा डिफरेंस 0 और यहाँ पे मेरा डिफरेंस 0। यहाँ पे मेरी किसकी डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी पास होगी। एक बार फिर से मैं 8 की चेक कर दूंगा। ये देखो, 8 एकम 8, ये 14 आ गया मेरा, ठीक है। 8 एकम 8, फिर ये 64 बन जाएगा, ये मेरा बड़े वाला होगा आंसर। बाकी पास तो ये भी था, लेकिन ये वाला आंसर होगा। रीजन क्या है, बड़े से बड़ी संख्या बतानी है, देखो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन से कर लोगे। बाकी आप बेसिक से भी कर सकोगे क्वेश्चन को। आपके पास दो तरीके होंगे इस क्वेश्चन को करने के, बेसिक से कर सको आप, या फिर आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन कर सको ऑप्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे क्या करें, 2 12 अथवा 10 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष फल मिले, 6 शेष फल मिले। तो आप क्या करोगे, हमें मिल रहा है 6 शेष फल। तो अगर ये जो ऑप्शन है ये 6 शेष फल वाले होंगे, क्या सबको पता है क्या कि ये नंबर पूरे डिविजिबल नहीं होने के, इनमें हर हाल में 6 मिलेगा आपको रिमाइंडर। तो मैं क्या करूं, मैं 6 माइनस कर दूं अगर, तो ये 240 बन जाएगा ऑप्शन, ये 120 बन जाएगा, क्या ये 180 होगा, और ये 60 होगा। यानी इसका मतलब ये नंबर तो पूरे डिविजिबल होने चाहिए। अब कौन सा नंबर है छोटे से छोटा होना चाहिए, और 12 10 और 8 से डिविजिबल हो, 12 8 और 10 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो इनकी डिविजिबिलिटी के लिए मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात मेरे सामने करी गई। अब इनसे छोटी से छोटी कटने वाली संख्या क्या हो सके इनके अंदर, भाई ये तो बहुत बड़ी है।
ये देख लो, सबसे पहले मैं इससे शुरू करूंगा। मैं चेक करूंगा कि 8 से तो डिविजिबल नहीं है, इससे बाद किसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा क्या। आप देख लो 12 से कट जाएगा, 8 इससे कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, तो 120 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है, मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, छोटे से छोटा भी है, और 6 से क्या होगा, जब आप डिविजिबिलिटी चेक करोगे इनसे, तो आपको हर कंडीशन में 6 रिमाइंडर मिलेगा। तो ऑप्शन से आप हमेशा इन क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना क्या है, बेसिक मेथड प्रॉपर तरीका जो है वो अभी लगा सकते हो। अब मैंने पिछले सेट में भी इस पे क्वेश्चन करवाया था बेसिक से भी। ठीक है, अभी देख लो 2/3, 4/3, और ये एक संख्या दी गई, इसमें आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना। अब आप देख लो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अभी के हिसाब से, इस पे बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है भाई। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ पर। ठीक है, अब बिल्कुल भी गलती नहीं करने का, बहुत ध्यान रखोगे। ठीक है, ये देख लो, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अभी के हिसाब से। ठीक है, इनका आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो, और नीचे वालों का क्या निकाल लोगे आप, एचसीएफ। ठीक है, ऊपर वालों का जब आप एलसीएम निकाल लोगे तो देखो क्या होगा, मैंने दो को पिक कर लिया तो मेरे पास दो की कमी लगी, तो एक दो आ गया 4, और 4 5 चौक 20, ऊपर आ गया 20। ठीक है, नीचे वालों का एलसीएम, यानी बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या लेनी है आपको जो तीनों से तीनों क्या कर दे, पूरा डिविजिबल बना दे अपने आप से। तो ये 3 से, ये भी और ये भी 3 से हो जाएगा, तो ये मेरा आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, और यही ऑप्शन में मिलेगा आपको वहां पे। ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं दिया ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। अगर कभी आपको एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएफ। ठीक है, देखो दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना, 117 है, तो उनका लघुत्तम बताओ कितना होगा, लघुत्तम समापवर्त। एक बात समझो, सह अभाज्य क्या होता है, अभाज्य एक अलग चीज होती है, सह अभाज्य होती है अलग चीज। मैंने एक संख्या ले ली 22, मैंने एक संख्या ले ली 23। आप देख लो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर क्या है, इसके दो से ज्यादा है। ठीक है, एक तो एक हो जाएगा, और एक 22 खुद है, और 11 भी है। ठीक है, तो मोर देन 2 है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये एक अभाज्य संख्या। लेकिन मैं क्या करूंगा, सह अभाज्य क्या होता है, को प्राइम चेक करेंगे तो ये क्या होगा, इन ये एक दूसरे को लेके इनके बीच में क्या है, इनका एचसीएफ क्या है, 1 है, इनका एचसीएफ क्या है, 1 है। और जब ये कंडीशन होगी तो एक दूसरे को लेके नंबर क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। ठीक है, समझ गए, यानी एचसीएफ 1 हो जाना। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या कर देगा, संख्या को दोनों को आपस में सह अभाज्य बना देगा। ठीक है, तो अब मेरे सामने क्वेश्चन ये है, देखो समझो बात को, उनका क्या है, मल्टीपल क्या है, 117 है। ठीक है, यानी कि भाई मेरी n1 है, और मेरी एक n2 रही। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या, यानी दो संख्याएं, उनका गुणनफल क्या है, 117 है, और मुझे पता है कि ये दो संख्याओं की गुणा करके ही आई होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, और उनके बीच में एचसीएफ तो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एच ए बी, ये क्या होता है आपका एलसीएम के इक्वल होता है क्या, यानी एचसीएफ और दोनों संख्या जो बच गई फैक्टर उसका मल्टीप्लाई। तो भाई साहब जब एचसीएफ एक ही हो गया, तो अब संख्या होगी, जब फैक्टर बचे होंगे तो वही तो ये टूटे हुए होंगे यहाँ पे दो रेशो के अंदर। तो भाई साहब ये सीधा का सीधा 117 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, अगर कभी भी संख्या सहभाज्य होंगी और उनका ऐसा एलसीएम पूछा जाए, तो जो गुणनफल होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, यानी और क्या फैक्टर है, 9 और 13 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 13 है जो भी है। ठीक है, एक बात देख लो, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को लेके क्या है, सह अभाज्य, यानी सह का मतलब एक दूसरे को लेके हैं। ठीक है, अब देख लो, मैं अगर n1 n2 भी करके दिखाऊंगा आपसे, n1 और n2 क्या होता है मेरे, यानी संख्या है, पहली संख्या मेरी क्या होती है, एच ए, ये कॉमन फैक्टर जो है एच आ गया मेरा, जिसे मैं एस सी एफ भी बोलता हूँ। ठीक है, अब मैं एलसीएम लेता हूँ तो एच आ जाता है, और जो बच गया साथ में डाटा वो, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो इसमें क्या है, 9 है, और कॉमन डाटा तो एक है, और ये संख्या क्या है, 9 है, एक मिनट 13 है, और कॉमन डाटा तो एक है, यानी ये एस सी एफ है मेरा। ठीक है, एक, और अब 9 गुना 13 ही करना पड़ेगा क्या मुझे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 117 ही आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना बस आपको। ठीक है, ये मैंने बेसिक सब बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, 20 संख्याओं का औसत दिया आपसे कितना, 15, और उनमें प्रथम 5 का 12 है। ठीक है, तो शेष संख्याओं का एवरेज आपको बताना। देखो भाई 20 संख्याएं हैं, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 12। ठीक है, अब देख लो, सॉरी 15 है 20 का। ठीक है भाई, 15 दिया उसने। अब प्रथम 5 का कितना है,
प्रथम पाँच छः कितना है भाई, 12 है। तो संख्या ही बच गई 7, उनका एवरेज आपको निकालना है। एक बात बताओ, ये मिसिंग का कॉन्सेप्ट है क्या? क्योंकि 20 थी और 5 मैंने ले ली, और क्या भाई 15 संख्या कहाँ गायब है? ठीक है, वो 15 संख्या जो गायब है उनका ही आपसे क्या पूछ लिया इसने, औसत बताओ कितना है। अब एक बात बताओ, 15 संख्या जो गायब है 15 तो उनका होगा ही होगा भाई। ठीक है, 15 तो उनका बिल्कुल 100% रहा ही होगा। लेकिन यहाँ देखो कितनी कमी आई, 3 की कमी आई। कितनी संख्याओं पे? 5 पे। यानी 5 पे 3 का मिसिंग आना, तो मतलब क्या है कि वो जो कमी आई होगी वो यहाँ पे ज्यादा रही होगी क्या, इन पे तो कम है। तो इसका मतलब ये वाले बंदे कम ले रहे, तो ये वाले बंदे जो उनसे मिस है वो ज्यादा ले रहे होंगे क्या? ओवरऑल कितना ज्यादा ले रहे होंगे? जितनी यहाँ पे कमी देखने को मिली होगी। 3 की कमी मिली एक पे, तो 5 पे कितने की, 15 की कमी आई, तो इनके पास 15 ज्यादा होंगे क्या? लेकिन ये जो 15 ज्यादा होंगे ये सब में बटे होंगे क्या? और कितने लोग हैं? 20 तो मैंने ले रखे पहले, और 5 ही अलग आ गए, तो जो बंदे मिसिंग है वो 15 ही है क्या? तो सबके हिस्से में आ जाएगा एक एक। तो एवरेज आ गया आपका 16। भाई अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा होगा कहीं से भी, तो आप इस चीज़ों को कर पाओगे, आपके लिए बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप क्या करो, जल्दी से जल्दी हमें क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमें एक लेवल पे लेके जाओ। ठीक है, तब हम अपना पूरा कोर्स लॉन्च कर देंगे। ठीक है, आप देखोगे कितना डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलेगा चीज़ों के बीच। लिखो, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या 12 से गुणा कर दी जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्या का औसत क्या होगा? देखो, कभी भी किसी भी एवरेज में आप किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो या गुना कर दो, कुछ भी कर दो, तो जो एवरेज के साथ आप चीज करोगे वही आपका क्या होगा, पूरे एवरेज के साथ आपको देखने को मिलेगा। देखो 10 संख्याओं का एवरेज कितना था? 7 था क्या भाई, ये बताओ। ठीक है, 10 संख्याओं का एवरेज अभी कितना चल रहा है? 7 चल रहा है क्या? टोटल की अगर मैं बात कर दूं तो 70 होगा। मैं ऐसे ही दिखा रहा करके, बाकी कोई इसमें बताने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, हर एक संख्या में मैंने क्या कर दिया, 12 से गुणा कर दी, तो अब ये बनेगा क्या, मेरा टोटल। ठीक है, लेकिन मुझे कितनी है, मुझे पता है कि 10 ही संख्या का है। ठीक है, तो वो चीज़ कट जाएगी, तो मैंने क्या करा, जो मेरा औसत पहले चल रहा था उसमें उसी संख्या की गुना कर दोगे आप। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि एक्स संख्याओं का एवरेज वाई है और प्रत्येक में मैंने 2 से भाग दे दिया, तो वाई में भी आप 2 से भाग दे दोगे, ओवरऑल एवरेज जो आपका चल रहा होगा। ठीक है, तो मुझे पता मेरा एवरेज कितना था, 7 थे, तो मैंने 12 से गुणा कर दी ना, तो एवरेज में ही 12 से गुणा कर दो बस। तो 84 आ गया क्या? तो ये तो चीज़ है बस, और कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो भाई। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? ठीक है, यानी एक बात बताओ भाई, 10 पारियां थी क्या? 10 पारियों का एवरेज कितना चल रहा था? 32। ठीक है, अब एक पारी आपने 11वें नंबर की खेल ली, तो आप क्या चाह रहे हैं कि एवरेज ना 4 बढ़ जाए। तो पारी कितनी हो जाएगी? 11 पारी होगी क्या? और 11 में 4 एवरेज बढ़ा दो, तो वो पारी आपको ये वाली जो खेलनी है उसमें तो बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो आपको 40 रन इस पारी में एवरेज से एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। एवरेज कितना चल रहा था? 32। 32 से जब आप इतने एक्स्ट्रा रन करोगे तो आप कितने रन कर रहे होंगे? 76 रन आपको इस पारी में करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को माइंड में कर सको भाई। ठीक है, बहुत लोग इसे माइंड में ही कर देवे। चलो इसका एक तरीका और देख लो, अगर आपको क्या है थोड़ी नॉलेज का, मैं चीजें कर पाओगे आप जब भी। ठीक है, आपके हिसाब से भी करा देता हूँ मैं से। भाई 10 पारियां थी क्या? मैंने मान लिया कि 10 पारियों का औसत दिया इसने जी 32 है। 10 पारियों का एवरेज 32 है भाई। ठीक है, इसने 11वें नंबर की पारी खेल दी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, औसत में क्या होगा, 4 की वृद्धि होगी, तो 36 हो गया क्या? ये बताओ एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज बढ़ गया 4। कब? जब एक बंदा एक्स्ट्रा हो गया, यानी बंदा हो या पारी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या है, ये पारी कितना लेगा, ये वो चीज कैसे चेक करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है, यानी 36 प्लस 10 चौक 40, कितना आ गया? ये पारी कितना ले रही थी अपने आप में? जोड़ दो इन्हें भाई, 6 आ गया पीछे, और भाई 1 मिनट क्या कर दिया, ये आ गया 76। बताओ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल था क्या इसके लिए? नॉर्मल सी तो बात है, ऐसा मैंने बहुत बार करवा दिया सबसे पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप एक बार। संख्या 12, 16 और 18 का चौथा अनुपाती। ठीक है, चौथा अनुपाती पूछ लिया। ठीक है, अब आपसे मैं एक चीज बताऊं, कभी भी आपसे मान लो कि चौथा अनुपाती पूछ लिया जावे, तो आप क्या करोगे, ये चीज दिया गया और चौथा अनुपाती पूछ लिया, मैंने मान लिया कि चौथा अनुपाती एक्स है, बार बार को भी अंदर अंदर को भी मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई,
अंदर अंदर की मल्टीप्लाई बार बार होगी। जब ये 12 यहाँ पे होते 12 फोन में भी चला जाएगा क्या, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 2 से 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 तिया 24, 24 आंसर हो जाएगा। कभी भी चतुर्थ अनुपाती पूछा जाए तो आप चतुर्थ की जगह पे कुछ ना कुछ मान लियो, अपने नाम का फर्स्ट डिजिट मान लियो, आप अक्षर मान लियो, सॉरी। ठीक है, पहला वर्ड आपका जो भी रहा होगा, तो ऐसे आप इसे कर लोगे, कोई बड़ा लॉजिक है ही नहीं इसके अंदर। या फिर आप रेशो बना सको कि भाई इसका इसके साथ क्या रेशो है, तो इसका अगली संख्या के साथ वही रेशो रहा होगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में क्या रेशो है, 4 से काट लो 3 और 4 का रेशो है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को भाई। अब ये देखो, अगर आप इसे 3 ट्रीट कर रहे तो 4 क्या रहा होगा। ठीक है, 6 चौक 24, देखो 6 का 3 मल्टीपल है ना, 6 तिया 18। अब 6 का 4 मल्टीपल क्या रहा होगा, 24। सीधा आप डायरेक्ट कर सको चीज़ों को। ठीक है, ये इसका प्रॉपर तरीका है। ये बताया मैंने क्या, चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कभी तृतीय अनुपाती पूछ लिया जाए, दो संख्याएं दी जाएगी कि ए और बी है, इनका आप तृतीय अनुपाती बताओ, तो आप इस वाली का थर्ड प्रपोर्शन पूछ लिया जाए कभी। ठीक है, आप इस वाली का क्या करो, स्क्वायर करो और पहले वाली से डिवाइड कर दो। ठीक है, मीन पूछ लिया जाए, मध्य अनुपाती, तो मीन कैसे बताओगे, आप रूट लगाओगे और दोनों संख्या को उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये अपकमिंग क्वेश्चन के लिए मैंने पहले डाटा तैयार कर दिया, कभी भी मैं कुछ भी पूछ सकूँ, आप तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी का अनुपात कितना है, 4:5। बी और सी का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, मैं निकाल सकूँ क्या, कंक्लूड है सो ए बी सी का। ठीक है जी, बिल्कुल निकाल सकूँ। ए जैसा कोई नहीं है यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, बी का जोड़ा बन गया, तो बी 5 दूनी 10, सी क्या होगा 5 तिया 15। ये बताओ, ये रेशो आ गया क्या आपके। उसने क्या बताया, उसने कहा कि सी का वैल्यू कितना है, मेरी लैंग्वेज में तो 15 है, उसने बताया कितना, 800 बताया उसने। ठीक है, तो 15 की वैल्यू कितनी है, 800 है, तो आपको 8 की वैल्यू बतानी है। आप इसे कर लोगे क्या, कर दोगे आप मेरे हिसाब से। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सको, ए और बी का रेशो क्या है, 4 से 5 है क्या, और बी का सी से क्या है, 2:3 है क्या। चलो देखते हैं कुछ कटेगा क्या, बी से मेरा बी कट गया। ठीक है भाई, अब देखो ए और सी बचा क्या सीधा, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। ठीक है, सी कितने का, अच्छा सी पूछा है इसने भाई। ठीक है, ए को दिया, चलो वो देख लियो चीज आप, जो भी दिया होगा। ए की वैल्यू 800 है, तो 100 मल्टीपल है क्या, तो 15 की वैल्यू निकाल दो आप, 100 मल्टीपल करके 1500 आ गया। ठीक है, जो भी चीज पूछ ली जाए आप निकाल सको, इजी है चीज। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 2600 को ए बी और सी के बीच में 1/2 और भाई 1/3 और 1/4 के रेशो में बांट दो। देखो इसे बांटना आपको इस रेशो के अंदर, 1/4, इसमें आपको क्या करना, बांटना है इसे। ठीक है, आप क्या करते हो, एलसीएम लेके, एलसीएम को यहाँ पे मान लेते हो। देखो यहाँ पे मैंने 4 3 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा क्या, मैंने मान लिया कि यहाँ पे 12 है, तो 2 छिक 12, मैंने मान लिया कि यहाँ पे 12 है, 3 चौक 12, मैंने मान लिया कि यहाँ पे 12 है, 4 तिया 12, ये रेशो आ गया भाई। ठीक है, एग्जैक्ट रेशो ही है संख्या होगा। ठीक है, इस रेशो में बांटनी है। आप क्या करोगे, ऑप्शन भी चेक करो कौन से ऑप्शन इस रेशो के अंदर है। ठीक है, बाकी आप बिल्कुल प्रॉपर कर सको, 6 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू कितनी है, 13 की वैल्यू है 2600, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो भाई 6 दूनी 12, 1200 स्टार्टिंग में मिलेगा आपको देखने के लिए, 800 दूसरे नंबर पे मिलेगा और 600 तीसरे नंबर पे मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू है तो आपने इंडिविजुअली निकाल दी सारी, 12 8 6, ये ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और बता दूंगा मैं आपसे अभी। ठीक है, ये तो आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ आप मेरे सभी, आप इसे मतलब एलसीएम से अलावा भी कोई तरीका लगा सकोगे। जी हाँ बिल्कुल, आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो ए मिल जाएगा आपको, 4 तिया 12। अब इसकी मल्टीप्लाई मतलब जिसे निकाल रहे उसका ऊपर वाला लेना आपको, दूसरे वाले नीचे वाले लेने। मैं भी इसे निकाल रहा ना, तो इसका ऊपर वाला 3 दूनी, सॉरी 2 है ना, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब मुझे ये वाला लेना ना, तो इसका ऊपर वाला और नीचे वाले, 3 दूनी 6। बताओ इसमें लेकिन 2 से काट सको आप अभी, 6 4 3, वही चीज आ जाएगी ना भाई। ठीक है, आप कैसे भी करो चीजों तक पहुंच जाओ बस एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल इतना है,
5 वर्ष पहले उनकी आयु का ये थी, 10 वर्ष पश्चात क्या पूछा, 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। देखो भाई बहुत बड़े क्वेश्चन है और मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये है, इसमें आप क्या करो, ये एज का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। एक पिता और पुत्र, फादर एंड सन, ठीक है। प्रेजेंट एज क्या है, टोटल बताया कि 100 है, प्रेजेंट एज का टोटल मैंने इधर लिख दूंगा, ठीक है, ताकि मैं अपने डाटा को बाद में चेक भी कर पाऊँ, ठीक है। अब देखो 10 वर्ष पहले, अच्छा 5 वर्ष पहले उनका अनुपात ये था, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैं अभी प्रेजेंट में आ जाऊँ, यहाँ मैं प्रेजेंट को यहाँ पे ले लूँगा एक बार के लिए, ठीक है। तो मैंने से ले लिया 100 प्रेजेंट को, ठीक है। और क्या है, वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क कर देना चाहिए था। 5 वर्ष पहले का पता ना मुझे, 5 वर्ष पहले की आयु 2:1 का अनुपात है, ठीक है भाई। चलो और टोटल की बात करूँ मैं तो 5 उसके घट जाएंगे, 5 उसके, तो यहाँ पे टोटल 90 है आपका, ठीक है। क्योंकि 5 साल पहले दोनों 5-5 साल छोटे रहे होंगे क्या भाई, तो यहाँ पे 90 टोटल आ जाएगा, ठीक। 10 वर्ष पश्चात यानी प्रेजेंट से 10 साल बाद आ जाओगे आप, ठीक है। बाकी मुझे जरूरत नहीं पड़ने की इस चीज की, ये मैं और तरीके से देख लूंगा। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था। देखो यहाँ पे ये रेशो देख लो एक बार, 3 है क्या मेरी लैंग्वेज में टोटल, 3 की वैल्यू कितनी है, 90 है क्या, ठीक है। 3 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30, तो ये 60 साल का है, ठीक है। और ये बंदा कितने का है, देखो 3 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू 30, तो ये 30 साल का है क्या, बताओ भाई। अब क्या है, 5 साल बाद जब ये आगे गए प्रेजेंट पे जाने के लिए तो ये 65 का होगा, ठीक है। और ये 35 का होगा, देखो 100 ही हो गया ना टोटल जी। आपसे क्या बताना, आपको 10 वर्ष पश्चात यानी आगे चलो 10 साल और ले गए, तो ये 75 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। अब ये वाला रेशो पूछा आपसे कि ये बता दो क्या रेशो है, 15×3 = 45, 15×5 = 75, 5:3 हो गया। जी हाँ, आप इसे और भी बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही तरीका लगाओगे, ठीक है। आप अपना बेस्ट दोगे, बस आंसर आपको लेके आना है, ठीक है। बस आपको अप्रोच ऐसी ही रखनी है कि भाई पेपर में आपके पास टाइम भी बचा लो और अच्छी तरीके से चीजें करो, क्योंकि जितना आप टाइम बचाओगे वो टाइम आप दूसरी चीजों में दे पाओगे, वो फायदा होगा चीजों को जल्दी करने से, ठीक है। चलो हम्म एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है भाई, ठीक है, करो हिसाब। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, 15 की वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शन से करोगे तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो 3/20, यानी उसकी इनकम अगर ये है तो उसने क्या करा, 3 खर्च कर दिया, क्या एक्सपेंडिचर आ गया उसका, तो 17 सेविंग है क्या उसकी, 17 सेविंग है क्या, ठीक है। अच्छा इसने खर्चा ही दिया क्या, 15% खर्च करता है, ठीक है। हाँ जी, यदि उसका खर्च ही है तो उसकी आय बतानी है आपको, ठीक है। मेरी भाषा में 3 है खर्चा, 3 की वैल्यू कितनी दी उसने, 75 दिया गया, एक यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। क्या बताना आपको, उसकी आय बतानी, तो 20 की वैल्यू बता दो भाई कितनी आ जाएगी, 25 × 20 कर दो, ये दिमाग में होने वाले क्वेश्चन है भाई, ठीक है, पेन नहीं उठाना नहीं क्वेश्चन में, 500, ठीक है, वेरी इजी। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, करो आप इसे एक बार ट्राई। यदि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। 240 रुपए में आपने क्या कर दिया, बेच दिया चीज को, और आपको लाभ कितने का हुआ, 20 का, यानी 120 की वैल्यू है क्या, ठीक है। आपको क्या बताना, सीपी आपको 100 की वैल्यू बतानी है भाई, कुछ था क्या इसके अंदर, ये 2 आ गया, और 2 की जब आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 200, ठीक है। यानी मैंने सीपी मान लिया 100, 20% का लाभ होने का मतलब मेरा एसपी मेरी लैंग्वेज में 120 रहा होगा क्या, उसने कितना बताया, उसने कहा 240, इसका मतलब मेरे एक की वैल्यू 2 है क्या, अगर एक की वैल्यू 2 है तो मेरे 100 की वैल्यू 200 हो जाएगी, जो मैंने सीपी मानना था। ये मैंने बस डाटा करके दिखा दिया, बाकी करना भी नहीं था ये, पाप लगेगा भाई ऐसा क्वेश्चन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। आज इस बार आपको क्या हुआ, लॉस, आपको हुआ लॉस, और लॉस क्या होता है आपका, लॉस में आपका सीपी ज्यादा होता है और एसपी होता है कम, तो ये चीज आपको सबको पता होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कहा, 21 चीजों को बेचने पर, आपने 21 चीजें कब बेची होंगी, जब आपने कभी ना कभी 21 चीजें खरीदी होंगी, ठीक है। तो 21 एसपी आप कब कर रहे होगे,
जब कभी ना कभी आपने 21 का सीपी करा होगा क्या, यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। अब लाभ या हानि जो चीज होगी वो कितनी हुई, तीन वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात हुई, यानी 3 एसपी। बताओ भाई यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या। ये 21 वहां पे जाके जुड़ जाएगा क्या, 24 एसपी जो है आपका 21 सीपी के बराबर है क्या। मैं से 3 से काट भी सकूँ, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है भाई। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो कितना आ जाएगा। अगर मैं 8 की खरीद रहा था ना, तो मैंने 7 की बेच दी, मुझे हुआ 1 का लॉस, किस पे हुआ, सीपी पे। 1/8 आ गया, ठीक है, 1/8 का मतलब 12.5। आप 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सको जिसे नहीं पता होगा, वरना जिसे फ्रैक्शन याद है वो सीधा कर देगा। इतने का क्या हुआ, लॉस। ठीक है भाई, यही बताना कितने प्रतिशत की हानि। ये देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एक व्यापारी जो अपने माल को 50% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, मैंने मान लिया कि मेरा सीपी 100 है, मेरा एमपी जो कि मुझे कितना रखना 50% अधिक, तो ये 150 हो जाएगा क्या भाई। बताओ यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या भाई। मैंने सीपी को 100 मान लिया तो मेरा एसपी 150 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है जी। अब क्या हुआ, 20% का आपने छूट दे दिया, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 15, क्योंकि छूट आपकी किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पे। 10% क्या होगा, जीरो को दां दूंगा 15, और भाई 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, तो मैंने 120 का बेच दिया क्या। जो चीज मैंने 100 की खरीदी थी, मैंने 120 की अगर उसे बेच दिया तो 20% का प्रॉफिट है क्या भाई। जी हाँ, बिल्कुल 20% का प्रॉफिट है भाई। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप भाई, इसे एक बार ट्राई करो। 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितनी होगी, 920 रुपए होगी, ठीक है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि पर वह राशि कितनी हो जाएगी। एक बात बताओ भाई, जो भी रेट चल रही होगी मेरी XYZ, उसकी वजह से मुझे क्या मिल रहा, 3 साल में 800 रुपये 920 रुपये बन गए, 120 रुपये ब्याज मिल गया मुझे, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसने क्या करा, रेट बढ़ा दिया 3%, तो मैं क्या करूं, इसके लिए मुझे अपनी आर निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आर तो जितना देना था वो दे ही रही है पहले से। मैं क्या कहूँगा, 3% जो बढ़ेगी, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। तो मेरा 9% बढ़ गया क्या ओवरऑल, तो मुझे 9% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, सीधा मैं उसमें जोड़ दूंगा। भाई मुझे कितना मिल रहा था स्टार्टिंग में, 800 रुपये, मेरे 920 हुए क्या 3 साल के अंदर, ठीक है। ये कब हुए, जब मुझे R% से मिला, ये तो मुझे तब भी मिलता रहा, बस क्या हुआ चेंज, R% और मिलना शुरू हो गया। सॉरी, इसने बताया कि 3% बढ़ा दी गई, तो 3% बढ़ा दी और 3 साल के लिए बढ़ा दी, तो RT 9% आ गई क्या भाई। तो मुझे इस पर बस 9% और ब्याज मिल जाएगा, मैं सीधा कर लूंगा, क्यों निकालना, ठीक है। इसका 1% कितना आ गया, 8, और 8 9 72, ठीक है। 9% निकाल दिया मैंने, 72 और जोड़ लो इसके अंदर, तब आपको कितना ब्याज मिलेगा, 992 रुपये का ब्याज मिल रहा है क्या आपको। जी हाँ, ऑप्शन ही। कुछ नहीं करना भाई, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। ये देख लो एक बार, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात ये है, ठीक है, तो ब्याज की दर बताओ। RT बराबर ऐसा ही परसेंट पता होगा आपको, ठीक है। क्या होता है, RT बराबर होता है आपका SI%, ठीक है। क्या होता है, SI%। RT बराबर होता है SI%, RT बराबर होता है SI%, ठीक है। यदि मूलधन और 5 वर्ष, वर्ष है 5, रेट आपको नहीं पता है, ठीक है। ब्याज कितना मिला, अगर 10 क्या है, 10 मेरा मूलधन है तो 3 ब्याज मिला मुझे, परसेंट हटा के मैं ये लगा लूंगा 100, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक भाई किसी को। 5 से मैंने ऐसे काट लिया, 5 दूनी 10 20, 10 से मैंने ऐसे काट दिया 2, 3 दूनी 6, 6%। आर की वैल्यू आ गई 6%, आप याद रखोगे। RT बराबर SI%, RT बराबर SI%, RT बराबर SI%, ठीक है। आप इसे हमेशा याद रखियो। इससे क्या है, बेसिक फॉर्मूले का ही रूप है डाला हुआ, ठीक है। इसमें आपको क्या है, थोड़ा सा जल्दी कर पाओ आप हल्का सा उसके कंपैरिजन में, ठीक है। किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज दर कितनी है। एक बात बताओ भाई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कोई भी रहा हो, पहले वर्ष के लिए तो समान होता होगा क्या। देखो मैं 2 टेबल बना के दिखाऊंगा आपसे, बनाऊंगा मैं इधर SI की और इधर बनाऊंगा मैं CI की। बताओ कोई दिक्कत है क्या। आप देखो 2 साल का साधारण ब्याज 1400 रुपये है क्या, तो यानी हर साल बराबर मिलता होगा साधारण ब्याज, तो भाई यानी 700 रुपये पहले साल मिले उसे, और 700 रुपये दूसरे साल मिले।
अब आ जाओ चक्रवर्ती ब्याज पे। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष तो बराबर ही होते होंगे जी। 700 मिला तो ये 700 हट के फिर मिला होगा, तो साधारण ब्याज भी 1400 तो पूरा हो गया, लेकिन कितने और बच के 49 रुपए और रह रहे अभी, तो ये ब्याज पे ब्याज रहा होगा क्या यहाँ पे? तो ये 49 देख लो भाई, ये मैंने 1449 कर दिया, 1400 ये, यानी मुझे 49 रुपए का ब्याज मिला एक साल में, किस पे? 700 पे। 700 पे ब्याज मिला मुझे 49 रुपए का, ठीक है। तो मैं निकाल दूँ कितना परसेंट है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? सतो सती 49 और 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 7% है क्या भाई? जी हाँ, 7%। ठीक है, ये करना था भाई। बताओ सबकी समझ में आ रहा क्या? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बस। किसी कार्य को पूरा करने में क्यों की तुलना में पी को 3 घंटे अधिक लेता है, उन्होंने मिलाकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया, क्यों अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है? ठीक है, ये भाई क्वेश्चन आप ऑप्शन से बनाओगे, ऑप्शन से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, वरना क्वेश्चन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसके पहले स्ट्रक्चर तैयार करो। किसी कार्य को पूरा करने में क्यों की तुलना में पी को 5 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। एक तो मेरे पास पी है, और एक मेरे पास क्यों है, और एक मेरे पास आर है। नहीं, पी और क्यों ही है क्या? पी और क्यों ही है, ठीक है। एक बार क्या है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये चीज इसने बताई। अब देख लो, जब दोनों ने मिलकर काम करा तो 6 घंटे में निपटा दिया, टाइम है, ठीक है। ये बात बताई इसने। अब इसने क्या कहा, इसने क्यों अकेला उस काम को कितने टाइम में करा ये पूछ लिया, ठीक है। क्यों का पूछ लिया, इसने रिलेशन क्या दिया, किसी कार्य को पूरा करने में क्यों की तुलना में पी 5 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। अगर इसे टी टाइम लग रहा ना, ठीक है, मैं सब बड़ा टी ले लूंगा, इसका कोई फर्क नहीं है, ठीक। तो इसे ना क्यों की तुलना में पी 5 घंटे अधिक लेता है, तो इसे 5 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं भाई, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मुझे पता है कि जब ये दोनों काम करते हैं ना, तो 6 घंटे लगते हैं। कौन सा ऑप्शन में पिक कर ले कि 6 घंटे में दोनों बंदे काम करेंगे, मैं उठा उठा के देखूंगा, ठीक है। क्यों? क्यों की वैल्यू अगर मैं 8 ले लूँ भाई, ठीक है, तो देखो क्यों की वैल्यू को मैंने 8 ले लिया, तो ये 8 और 5 13 हो जाएगा क्या? तो टोटल काम मेरा 13 × 8 आ गया क्या? ठीक है। अब ये करेगा तो ये 13, और ये करेगा तो 8, तो 13 × 8 को जब मैं इससे भाग दूंगा ये क्या होगा? तो 21 से जब मैं काटूंगा तो मुझे कभी भी 6 नहीं मिलने का, दोनों पे करवाऊंगा अगर मैं काम को, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। अब मैं भाई क्यों को ले लूँ 10, तो भाई ये 5 अधिक ये 15 हो जाएगा क्या? एलसीएम आ गया मेरा 30, टोटल काम 30 आ गया। और ये अकेले अकेले कितना काम कर सकते हैं एक झटके में? 10 × 30 15 दूनी 30, यानी कि एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। 30 काम को जब मैं 5 से करवाऊंगा, 5 की ताकत से, जब दोनों कर रहे हैं ना, तो 5 × 30 जब दोनों करे तो 6 कौन से ऑप्शन से आया? सेकंड वाले से, तो यही मेरा आंसर होगा। ऐसे आप करोगे तो आप कम से कम 5 से 7 मिनट बचाओगे सीधा एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें आप ऑप्शन की हेल्प लेकर निकल जाइए, वरना बेसिक से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होने का। चलो, दो रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को, एक रेलगाड़ी है ना, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी भाई, ठीक है। सबसे पहले टारगेट करो रेलगाड़ी की आप स्पीड निकाल पाओगे क्या? सबसे पहला टारगेट रेलगाड़ी की स्पीड निकाल लो। अब एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल को पार करना, ठीक है। तो भाई ये देखो, यहाँ पे ट्रेन ने खुद को पार करा होगा और किसे प्लेटफॉर्म को पार कर दिया होगा, इसने टाइम भी दिया 100 सेकंड लगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन खुद को तो पार कर ही रही होगी, और एक 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर यहाँ पे 100 सेकंड का टाइम लगा। और यहाँ पे देखो ट्रेन खुद को भी पार कर रही और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे 60 सेकंड लगे, ठीक है। तो देखो जब मैं इसे घटाऊंगा इसमें से, तो टी से टी खत्म हो जाएगा, 800 में से 400 गया, तो मुझे पता कि 400 मीटर ना ट्रेन, इसमें से घटाऊंगा 40 सेकंड में, 400 मीटर 40 सेकंड में जा रही, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? ट्रेन की स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है भाई। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? एक सेकंड में 10 मीटर जाती है ट्रेन। अब इस चीज का ना मैं सपोर्ट लेके किसी भी ऑप्शन से अपना सॉल्यूशन निकाल दूं। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ट्रेन 100 सेकंड चली और ट्रेन ना एक सेकंड में 10 मीटर जावे,
तो यहाँ पे मेरी ट्रेन कितनी गई होगी ये देख लो, इधर बना रहा मैं यहाँ पे टी प्लस 800। ये जो टोटल है ना ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है, ये मैंने 100 सेकंड में पार कर दी। और मुझे पता है भाई ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है क्या, तो 100 सेकंड के अंदर 1000 गई होगी क्या, 1000 गई होगी। और 800 तो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर, 800 तो इसके अंदर प्लेटफॉर्म ही है भाई, तो ट्रेन की लंबाई 200 बचेगी क्या, क्योंकि ये जो है इन दोनों का टोटल ही तो है। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 200। आप इससे भी निकाल सको, इससे भी निकाल सको, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगता कोई होगा भाई। इसी तरीकों को लिखने का तरीका चेंज हो सकेगी, कोई इसे इधर से लिख देगा, कोई इधर से लिख देगा, वो एक अलग मैटर है, वरना तरीका यही है इसका। देखो, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल यानी नाव की गति दी आपसे, कितनी दी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम किसी को। चलो, और धारा की गति क्या है, वाई की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की गति के साथ, यानी धारा की गति के साथ क्या है, फ्लो के साथ चलो, यानी 20 तो आपकी है और 5 किसकी है, धारा की, यानी 25 की स्पीड से चलो, 100 किलोमीटर चल जाओ, तो 4 घंटे लगेंगे आपको, आपको लगे 4 घंटे, यही आपका क्या आंसर है। 4 घंटे लगेंगे आपको धारा के साथ जाने में। भाई धारा के साथ जाओगे तो रिलेटिव स्पीड क्या काम करेगी, 25 काम करेगी, ठीक है। और 100 किलोमीटर जाने का मतलब क्या, 4 घंटे में चले जाओगे। इजी सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अलजेब्रा से क्वेश्चन है भाई, इसे हम पहले थोड़ा सही कर दो। ये दिया आपसे क्या, ए माइनस बी बराबर 11 और ए बी बराबर 24 दिया आपसे, ठीक है। और ये ए स्क्वायर है आपका, ठीक है। ये दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ, ठीक है। आपको याद होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं इसका यूज लेकर निकाल दूंगा ऐसे इजीली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ भाई, ए माइनस बी 11, तो 11 का स्क्वायर 121। ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। और ये देख लो कितनी हो जाएगी, 24 दूनी 48, 48 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो एक इसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या है, कर लो माइनस, 3 आ गया, जिसके पीछे 3 होगा वही आंसर, ठीक है। ये लो, ठीक है भाई। ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये है कोट 41, कोट 42, कोट 43, कोट 44, 43 44, कोट 45, कोट 46, कोट 47, कोट 48 और भाई कोट 49। ये डाटा आपसे दिया, ठीक है। इसका मान बताओ आप कितना होगा, ठीक है। ये चीज आपसे पूछ ली, आप किसी चीज पे ध्यान ना दो, इन ऑप्शन को भी इग्नोर करो, आप बस इसका मान बताओ, ठीक है। देखो कभी भी क्या है, चीजें 90 बनाती खत्म हो जाएंगी सेम वैल्यू के साथ। रीजन क्या है, ये कोट 49 है, ठीक है। और ये क्या है, कोट 41 है। अगर मैं इसे कोट 49 को मैं 10 लिख सकूंगा, मैं इसे 10 की फॉर्म में, इसे मैं 10 की फॉर्म में लिख सकूंगा, ये बताओ, ठीक है। ये 10 41 बन जाएगा क्या, और 10 41 को मैं क्या लिख सकूँ, 1/कोट 41 लिख सकूँ क्या। इस रीजन से ये मेरा इसके साथ कट जाएगा क्या। अब आपको क्या पता लगा कि सेम डाटा के साथ, यानी कोट है तो कोट ही होगा, और सम जो है 90 बन जाएगा, तो वहां पे 1 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और देख लो क्या क्या 1 हो जाएगा, ये देख लो, ये खत्म, 43 के साथ ये खत्म, ठीक है। और भाई इसके साथ ये खत्म, ठीक है। बचा कोट 45, कोट 45 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा भाई। कोट 45 और 10 45 दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये मेरा 1 आ गया, कोई दिक्कत किसी को। ये देख लो, एक पतंग का मांझा अक्षतीय सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। देखो एक पतंग उड़ा रखी है अपने भाई, ये देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ से ना आपने पतंग उड़ाई, ये उड़ रही है आपकी पतंग, ठीक है। ये मैंने क्या है, पतंग से सीधा एक लंब बना दिया, ठीक है। अक्षतीय से ना पतंग का मांझा जो है, देखो कितना एंगल बना रहा, 60 डिग्री का, 60 है क्या जी। यदि मांझे की लंबाई 80 दे दी आपसे, मांझे की लंबाई 80 दे दी,
मान जाए ये तो है पतंग का, ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पतंग उड़ रही, तो ये 80 दे दिया, मान जाएगी लंबाई आपसे, ठीक है। आपसे क्या पूछ लिया इसके अंदर, आपसे पूछ लिया पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होगी, ये वाली चीज पूछ लिया आपसे, ये वाली चीज, ठीक है। ये वाली चीज बताओ आप कितनी होगी, ठीक है। आपको क्या पता है, मैंने आपसे रेशो 2 बार बता लिया, 2 से 3 बार, 60, 30, और ये क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। 30 के सामने होता है हमेशा √3, सॉरी 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, हमेशा रेशो ही होता है। और यहाँ पे रेशो कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा हमेशा, 90 के सामने 2 होगा। अब 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 की वैल्यू आपसे 80 दे दी उसने, ठीक है। 2 की वैल्यू 80 होने का मतलब 40 मल्टीपल चल रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल। और आपसे पूछ क्या लिया गया, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो भाई √3 ये वाली ऊंचाई पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 40 √3 हो जाएगी क्या, ये बताओ, ठीक है। 40 √3 ऑप्शन में नहीं है, ये है वैसे लगभग, ठीक है। 40 स्क्वायर √3 ये रहा भाई, ठीक है। ये वाला ना हो गया, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये आपके, क्या है सीजीएल के लिए बेस्ट है, ठीक है। लेटेस्ट सीजीएल में आपके यही ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, ये देखो एक बार क्वेश्चन आप, त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र क्या है, आई है। मैं एक त्रिभुज एबीसी बनाऊंगा अपना, ठीक है। एक त्रिभुज है मेरा एबीसी, ठीक है। अंत केंद्र क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर जब जाओगे एक दूसरे को जहां पे काटेंगे, ठीक है। एबीसी का अंत केंद्र क्या है, आई, यानी मैंने क्या करा, ये एंगल बाइसेक्टर में इसके लेके गया, और उधर से भी आएगा तो यहाँ पे आई पे किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काट देंगे सारे के सारे, ठीक है। इसने दिया एबीसी 60 है, एबीसी, ये इसने 60 दे दिया, ठीक है। और क्या दिया इसने, इसने दिया आपसे एबीसी 60, एसीबी 50, एसीबी 50, ठीक है। ये देखो 110 हो गया तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा क्या भाई। आपसे क्या पूछ लिया, इसने पूछ लिया बी आई सी कितना है, बी आई सी, ठीक है। आपको बी आई सी बताना है भाई, ठीक है। ये क्या होगा, 90 + 90 प्लस एंगल ए का बाई 2 कर दो आप, ठीक है। एंगल ए बाई 2 करना आपको, ठीक है। एंगल ए बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 का आधा कितना हो जाएगा ये बताओ, 35 हो जाएगा क्या? तो यानी 125 आपका आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो, इसी के साथ आज का सेट आपका पूरा हुआ, ठीक है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। और हमारी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, और हम आपके लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, थैंक यू। हाँ जी हाँ। है